गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है नवंबर 21 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम कुछ गिने चुने से टॉपिक करने वाले हैं, क्योंकि आज नंबर ऑफ टॉपिक ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी दिए हुए हैं उसको अच्छे से डिटेल में बढ़िया से करेंगे, क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है, खासकर ये वाला टॉपिक लॉस एंड डैमेज। मुझे एक अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस बार नहीं तो अगले साल, कम से कम इस बार यूपीएससी में यहाँ से कुछ ना कुछ सवाल डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि लॉस एंड डैमेज को लेके पिछले 25-30 सालों से लगातार नेगोशिएशन हो रही थी और फाइनली एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है लॉस ऑफ डैमेज के लिए। तो अच्छा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में थोड़ा सा न्यूज है यहाँ पे, उसको देखेंगे। और भैया इनकम टैक्स को कट करने की सजेशंस आई हैं, उन सजेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्यों ऐसी सजेशंस आई हैं और ये किस तरह से काम करता है। उसके अलावा दो एडिटोरियल है हमारे पास, एक है वीमेन रिफ्यूजीज के बारे में और दूसरा है इंडिया। ये तो बहुत ही अल्टीमेट है, मैं इसे कहूंगा कि भैया दिस इज एडिटोरियल ऑफ द मंथ। ऐसे अभी महीने में 9-10 दिन पड़े हुए हैं, बट स्टिल मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया है एडिटोरियल ऑफ द मंथ, बिकॉज एक तो इकोनॉमी से रिलेटेड है और इतने अच्छे से प्रॉपर मैनेज करके इस एडिटोरियल को लिखा गया है ना, तो इसको पढ़ने में भी मजा आएगा, इसको पढ़ाने में भी मजा आएगा, आपको समझने में भी मजा आएगा। उसके अलावा एक आधा छोटा मोटा आर्टिकल हम लोगों ने इधर उधर से और ऐड किया हुआ है, बट कुल मिला के ज्यादा समय अपने को नहीं लगने वाला है। बट आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि आपको हमेशा बोलता हूं मैं, वीडियो को लाइक किया करो, लाइक करने के बाद आगे बढ़ना है और कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस भी दे दिया करो। अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो, कोशिश करता हूं मैं आपके कमेंट पढ़ूं और उसको रिप्लाई करूं मैं बाद में। लेकिन बहुत जेन्युइन अगर मुझे लगता है कोई क्वेश्चन है, तभी उसका मैं यहाँ पे रिप्लाई कर सकता हूं, जिसको मुझे लगता है कि ज्यादातर एस्पिरेंट को उसका बेनिफिट होने वाला है। जैसे डॉक्टर नाज ने सवाल पूछा था, वो गवर्नर वाला और वो यूनिवर्सिटी के चांसलर वाला, राइट। चलिए, एक फाउंडेशन कोर्स भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जनवरी के मंथ में, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जो है हमारी ऐप से भी एडमिशन ले सकते हो। हमारी नीचे हमारी जो वेबसाइट है prep.in, वहां पे भी जाके आप एडमिशन की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बार बार मैं बताता हूं आपको, फिर भी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट कहां से डाउनलोड करना रहता है। नीचे ही कमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में इस पूरे डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाता है, वहां पे जाके क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी एक पूरा मैगजीन तैयार हो जाती है डेली न्यूज़पेपर की। इसमें कुछ आपको अपने फर्दर कंटेंट ऐड करना है, नोट्स बनाने हैं, तो आप डेफिनेटली वो भी कर सकते हो। चलिए, तो आज कुछ खास हुआ था आज के दिन। अच्छी न्यूज नहीं है, थोड़ी खराब न्यूज है, बट कुछ हुआ था। देखिए, जब हम लोग इंडिया चाइना की बात करते हैं, देखिए हम लोग अगर इंडिया की बाउंड्री की बात करें तो ये हमारा पूरा एक इंडिया की टेरिटरी आती है, ठीक है। ये अक्साई चीन है, बिकॉज इट्स ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया क्लेम्स दैट दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट कंट्रोल दिस। और ऐसे ही आपका जो यहाँ पे पीओ किया जाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, दिस इज ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेड बाय पाकिस्तान, बट दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। देखिए यहाँ पे, देखिए ये आपका अफगानिस्तान है। इंडिया अफगानिस्तान के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस बाउंड्री का नाम क्या है जो हम लोग अफगानिस्तान के साथ करते हैं। चलिए, इसके साथ साथ आपने एक चीज और बतानी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बाउंड्री जो है उसका नाम क्या है। तो हम लोग इंडिया चाइना की बात यहाँ पे कर रहे हैं। आज के दिन क्या हुआ था, देखिए 1962 में इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, और आज के ही दिन 21 नवंबर 1962 को चाइना ने यूनिलेटरली, आर्बिट्रेरली अपनी फोर्सेस को वापस बुला लिया था और उन्होंने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। तो सीज फायर यूनिलेटरली डिक्लेयर किया गया था, समझ रहे हो, मतलब अपने आप से खुद। अब हुआ क्या था, मतलब हल्का फुल्का आपको मैं थोड़ी हिस्ट्री वैसे आपको अच्छे से पता ही होगा। देखिए, ये तीन फ्रंट आते हैं जब इंडिया चाइना की बाउंड्री की बात आती है। तो ये आपका जो है वेस्टर्न फ्रंट आता है, ये आपका मिडिल फ्रंट आ जाता है, मतलब ये सिक्किम वाला और ये वाला, और ये इधर आपका जो है ईस्टर्न फ्रंट आ जाता है। तो तीनों फ्रंट हैं हमारे यहाँ पे। इसे वेस्टर्न सेक्शन, सेंट्रल सेक्शन और ईस्टर्न सेक्शन भी बोल देते हैं कई लोग, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये खासकर जो वेस्टर्न सेक्शन है और ये खासकर जो अरुणाचल प्रदेश वाला सेक्शन है, यहाँ पे इंडिया और चाइना की बाउंड्री डिमार्केटेड नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है डिस्प्यूट है, तो कोई एक बाउंड्री फिक्स है नहीं, तो एक जस्ट एक हमारे बीच में अनसेट अग्रीमेंट है। खासकर 1962 की वॉर की बात करें तो वो सारा मुद्दा चल रहा था अक्साई चीन को लेके। देखिए, बिकॉज एक तो एक इनहेबिटेड सा एरिया है ना, बर्फ बर्फ पड़ी रहती है यहाँ पे, ज्यादा लोग भी नहीं रहते हैं। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया नहीं था, चाइना की सरकार ने भी ज्यादा फोकस शुरुआत में इसके ऊपर नहीं किया था। तो हुआ ये कि ये जिंगजियांग जो प्रोविंस है, तिब्बत वाज नॉट इनिशियली पार्ट ऑफ चाइना, वो बाद में चाइना का पार्ट बना।
और फिर बाद में 1954 में जब सिनो इंडिया जो ट्रीटी हुई थी उसमें हम लोगों ने तिब्बत को चाइना का इंटीग्रल पार्ट मान लिया था। फिर बाद में जब सिक्किम को इंडिया ने के अंदर ऐड हुआ तो सिक्किम को भी चाइना ने जो है इंडिया का पार्ट मान लिया। तो ये तो हमारी सेपरेट डील थी। तो हुआ ये कि भाई उस समय जब हम लोग हिंदी चीनी भाई भाई की बात करते थे या पंचशील की बात करते थे तो इंडिया को ऐसा लगा नहीं था कि चाइना अग्रेशन करेगा। तो इनिशियली तो देखो ये एरिया पूरा इग्नोर ही किया जा रहा था हमारे द्वारा, बट चाइना ने यहाँ पे एक रोड बना दिया था और जिंगजियांग और तिब्बत को कनेक्ट करने के लिए। तो जब इंडिया का गवर्नमेंट को पता चला कि यार यहाँ पे इस तरह का रोड बन गया है तो हम लोगों ने चाइना वालों से पूछा भाई आप रोड क्यों बना रहे हो, तो हमारी टेरिटरी है। तो वहां से कुछ इश्यूज जो है क्रिएट होने शुरू हुए। फिर बाद में कुछ इंडियन फोर्सेज ने, कुछ सोल्जर्स ने हमारे यहाँ से चाइनीज वगैरह को यहाँ से भगाने की कोशिश की तो वहां से अग्रेशन शुरू हुआ। फिर बाद में यू नो वेरी वेल कि जब तिब्बत के अंदर इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ तो उस समय जो दलाई लामा थे जो कि तिब्बत के एक धर्मगुरु माने जाते हैं, आज भी हैं दलाई लामा, आपको अच्छे से पता ही है। तो वो उन्होंने भी इंडिया में एंट्री किया इधर अरुणाचल प्रदेश के थ्रू। तो यहाँ पे तवांग नाम की एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट एक मोनेस्ट्री है, वहां पे आए वो लोग। तो एक तो अक्साई चीन में जो चल रहा था उसकी वजह से टेंशन हो रही थी, ऊपर से दलाई लामा जो आ गए तो भैया चाइना के सम्मान को उसके पूरा ठेस पहुंची, उसको ह्यूमिलेशन फील हुआ, राइट। और चाइना को ऐसा लगा कि तिब्बत के अंदर जो फ्रीडम मूवमेंट चल रही है इंडिया जो है उसको सपोर्ट कर रहा है। लहासा के अंदर काफी ज्यादा रिबेलियन हुआ था तो दे थॉट कि इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है बिकॉज दलाई लामा को हम लोगों ने यहाँ पे रिफ्यूजी कर दिया था, राइट। तो और ऊपर से अरुणाचल प्रदेश को तो चाइना शुरुआत से ही अपना पार्ट मानता है। तो फाइनली चीजें बढ़ती रही, खराब होती रही और 1962 में इन चाइना एक्चुअली डिक्लेयर्ड वॉर ऑन इंडिया। चाइना की साइड से देयर वर ओनली 10,000 20,000 सोल्जर्स, चाइना की तरफ से देयर वर अराउंड 80,000 सोल्जर्स। तो भैया लड़ाई शुरू से ही काफी अनबैलेंस थी। इंडिया वाज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड। इंडिया को ये तो था कि कुछ ना कुछ होगा जरूर, लेकिन इंडिया को ये नहीं पता था कि इतने लार्ज स्केल पे जो है चाइना जो है तैयारी कर रहा है पहले से ही। तो वो पूरी चीजें हुई अनफॉर्चुनेटली और अक्साई चीन को कंट्रोल में कर लिया गया। हालांकि पूरा अरुणाचल प्रदेश को भी कंट्रोल में कर लिया गया था चाइना के द्वारा, बट वो यूनिलेटरल सीज फायर में वापस चले गए और नाउ चाइना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो वो सारी चीजें हुई। तो आज के ही दिन 21 नवंबर को जो है वो अनफॉर्चुनेटली चीजें हुई थी। और उस समय कई लोग पूछते हैं कि रशिया कहाँ था, बिकॉज इंडिया वॉज वेरी क्लोज फ्रेंड टू रशिया। तो एक्चुअली वी रिक्वेस्टेड रशिया कि आप आइए हमारी मदद करिए, जैसा कि उन्होंने 1971 में किया था जब पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर हो रहा था। रशिया ने इंडिया की हेल्प इसलिए नहीं किया उस समय क्योंकि उस समय क्यूबन क्राइसिस चल रहा था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, आपको अच्छे से पता ही है, हम लोगों ने कुछ दिन पहले उसके बारे में बात किया था। तो एक तो चाइना वहां पे, रशिया वहां पे पूरी तरह से इन्वॉल्व था अमेरिका के साथ, क्यूबा के अंदर मिसाइल वगैरह क्राइसिस। तो रशिया भी नहीं चाहता था कि एक तरफ युवा अमेरिका के साथ वो पंगा ले, दूसरी तरफ वो चाइना से पंगा ले अगर वो इंडिया की हेल्प करता है तो रशिया ने भी यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल पोजीशन ही उस समय, हालांकि रशिया वाज सपोर्टिंग इंडिया साइकोलॉजिकली, बट वो सोल्जर और वेपन हमें नहीं दे रहा था। इवन इंडिया ऑल्सो अप्रोच्ड यूएसए, है ना। उस समय जो ना कैनेडी थे वहां पे, वो कैनेडी की सरकार थी, तो नेहरू जी ने फोन भी किया था कैनेडी को कि आप आइए, क्योंकि चाइना वाज अ कम्युनिस्ट स्टेट एंड यूएसए वाज अ कैपिटलिस्ट स्टेट ऑफ कोर्स, एंड यूएसए एंड चाइना की राइवलरी चलती थी उस समय आपस में। तो हमें लगा कि शायद अमेरिका हमारी हेल्प करेगा, बट अमेरिका ने हमारी हेल्प ऑफ कोर्स नहीं किया बिकॉज वी वर मच क्लोजर टू रशिया। तो इंटरनेशनली भी बहुत सारी चीजें हो रही थी, डोमेस्टिकली भी बहुत सारी चीजें हो रही थी। इंडिया वाज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड। हमारे यहाँ पे जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया था कि भाई चाइना ऐसा कुछ कर देगा, बिकॉज हिंदी चीनी भाई भाई बहुत कुछ चल रहा था। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, वी लॉस्ट द वॉर एंड तो जितनी भी कमियां थी, वीकनेस थी हमारे डिफेंस सिस्टम में, और हम लोगों ने एयरफोर्स को भी यूज नहीं किया था। ये भी कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि इंडिया शायद एयरफोर्स का यूज करता उस समय तो शायद सिचुएशन कुछ और हो सकती थी, बट ऐसा कुछ ही लोगों का मानना है। बट एनीवेज दैट थिंग हैपेंड, इंडिया लॉस्ट द वॉर और देन वी रियलाइज्ड कि हमें कुछ ना कुछ करने की रिक्वायरमेंट है, और हम लोगों ने अपनी वेपन सिस्टम को, अपनी आर्मी को, डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना शुरू किया एक बहुत ही लार्ज स्केल पे, और आज भी वो चीजें लगातार हो ही रही हैं, राइट। तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, दैट वाज द होल स्टोरी अबाउट 1962 वॉर। बहुत ब्रीफ में मैंने आपको बताया है, बट देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स। चलिए जी, यहाँ पे आते हैं आपका पहला आर्टिकल जो कहता है कि इंडिया हेल्स कंपनसेशन फंड अप्रूव्ड एट द यूएन समिट, व्हाट इज लॉस एंड डैमेज। देखिए लॉस एंड डैमेज की ना बहुत सारी बातें होंगी यहाँ पे। लॉस एंड डैमेज यूजुअली क्या होता है? लॉस एंड डैमेज का मतलब आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब मान लो किसी बड़ी गाड़ी का छोटी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो बड़ी वाली गाड़ी वाला छोटी गाड़ी वाले को कंपनसेशन देता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी गाड़ी को नुकसान हुआ है या उसको एक्सीडेंट में उसका कुछ ना कुछ हो गया है, गड़बड़ हो गई है। ऐसा ही होता है जब डेवलप्ड कंट्रीज
में जो डेवलपमेंट हो रही थी फॉर सो मेनी ईयर्स, देखिए यहाँ पे जो है ईयर जो है 1850 माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1850 के बाद जब हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं ना, वैसे तो 70-50s में ही शुरू हो गया था यूके के अंदर, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोप में, अमेरिका में जो 1850 माना जाता है बेसिकली। 1850 के बाद से डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करना शुरू किया एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसकी वजह से आज तक दुनिया नुकसान भुगत रही है। तो भैया उस नुकसान को लेके आपने जो डैमेज किया है, आप हमें कंपनसेशन दीजिए, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमिशन बिकॉज ऑफ द योर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसका नुकसान आज भी हो रहा है। आपको क्लियरली उसके विजिबल एग्जांपल नजर आ सकते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से तो आया ना। क्लाइमेट चेंज किसने किया? डेवलप्ड कंट्री ने किया। अफ्रीका में जब हीट वेव चलती हैं, जब ड्रोट आता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो ये उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे शुड पे कंपनसेशन टू दीज वल्नरेबल कंट्रीज, राइट, बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बेसिकली यहां पे बनता है। इस प्रिंसिपल को कहा जाता है पोल्यूटर्स पे, पोल्यूटर पेज या पोल्यूटर्स पे। तो पोल्यूशन किसने किया? डेवलप्ड कंट्री ने किया। पे कौन करेगा? वही पे करेंगे। तो ये कंपनसेशन वाली पूरी बात बेसिकली यहां पे चल रही है। अगर आप फैक्ट की बात करो, जो आपका अपने एग्जाम के अंदर लिख भी सकते हो, काफी इंपैक्ट पड़ता है। 1850 से लेके 2020 की हम लोग बात करें, अगर 2020 की बात करें, इन 170 सालों में क्या हुआ? यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, ये तीन एरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द 50% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अगर आप इसमें रशिया, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड कर देते हो तो ये परसेंटेज पहुंच जाता है 65%। मतलब ये कुछ गिनी चुनी कंट्री 65% पोल्यूशन करती हैं, मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और बाकी दुनिया जो है सो ओनली 35%। इनकी जो करामात है उसका नुकसान बाकी सबको होता है। हालांकि इंडिया अभी प्रेजेंटली थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है, बट अगर हम लोग 1850 से कंपेयर करें तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन ओनली 3% है। अगर आप चाइना की बात करते हैं, चाइना पिछले 15 सालों से सबसे बड़ा एमिटर है, बट 1850 के कंपैरिजन में अगर बात करें तो चाइना इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर 11% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब वो हमें कह रहे हैं कि भैया तुम मिटिगेशन करो, वो हमें कह रहे हैं कि भैया तुम कुछ ना कुछ करो। अरे भाई, हिस्टोरिकली तो आपने जो गंद फैलाया है, जो रायता फैलाया है, पहले उसको तो साफ करो। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं सर हिस्ट्री हुई, बात गई, रात गई, बात गई। ऐसा नहीं होता है, रात गई बात गई नहीं किया होता है। आपने भैया अपने पास्ट में जो पाप किए हैं, आपको उन पापों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये एक CO2 है, ये मीथेन है, ये जाती नहीं है एटमॉस्फेयर में। तो 1850 में जो कार्बन डाइऑक्साइड आपने रिलीज की थी वो आज भी एटमॉस्फेयर के अंदर घूम रही है, समझ रहे हो? पिछले 170 सालों में वो कहीं गया थोड़ी ना है, यही तो घूम रही है। तो इसीलिए यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। कई बार लोगों की आदत होती है बोलने की, हिस्ट्री गई, रात गई, बात गई, भूल जाओ, नई शुरुआत करो। अरे भैया कैसे शुरुआत करें? इंपैक्ट तो आज भी उसका हो रहा है ना। जैसे रिजर्वेशन में कई बार लोगों को एग्जांपल दिया जाता है कि रिजर्वेशन क्यों दी जाती है, तो बोलते हैं भाई हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। बिल्कुल हुआ हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन। तो फिर लोग बोलते हैं अरे सर हम क्या करें उसमें, वो तो हमारे दादा परदादाओं ने डिस्क्रिमिनेशन किया था, हम क्यों भुगतें? अगर उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया है, आपको भुगतना होता है। व्हाई? बिकॉज उसका इंपैक्ट आज भी नजर आता है। आज भी कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं समाज में जिनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। तो हिस्टोरिकल जो डैमेज हुआ है उसका कंपनसेशन प्रेजेंट जनरेशन को देना ही पड़ता है, राइट? तो ये आपका क्लाइमेट चेंज और रिजर्वेशन के अंदर, मतलब आप इसको हल्का फुल्का थोड़ा रिलेट कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। तो ये पूरा मामला बनता है, और इंडिया ने बेसिकली यहाँ पे तारीफ की है, क्योंकि ये लॉस एंड डैमेज के लिए इंडिया और बहुत सारी आइलैंड कंट्रीज हैं, कई सालों से जो है वो इसके लिए ट्राई कर रही थी, और फाइनली जो है इसको अभी COP27 में ऐड कर दिया गया है। तो एक अफ्रीकन कंट्री के अंदर समिट हुआ और अफ्रीका के अंदर इसको एक्सेप्ट किया गया, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो इंडिया इज एक्चुअली हेलिंग दिस होल थिंग। इंडिया को जो थोड़ी सी दिक्कत है वो है एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री जो है एग्रीकल्चर को भी रिड्यूस करना चाहती हैं, बिकॉज एग्रीकल्चर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। बट इंडिया का कहना है कि नहीं, हम लोग एग्रीकल्चर को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया का जो NDC है, नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिसे हम लोग पंचामृत कहते हैं,
उसके अंदर भी हम लोगों ने एग्रीकल्चर को इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज एग्रीकल्चर हमारे कंट्री में 17% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है और 58% हमारी पॉपुलेशन जो है वो एंगेज्ड है एग्रीकल्चर के अंदर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो इंडिया एग्रीकल्चर को इंक्लूड नहीं करना चाहता, बल्कि अमेरिका वगैरह इसको इंक्लूड करना चाहते हैं। और इसीलिए जो है आपको पता है कि वो लॉस एंड डैमेज के अंदर उन्होंने एक ग्रीन शील्ड भी बनाया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को सबसे पहली 2 कंट्री हैं जिनको यहाँ पे कुछ मदद मिलने वाली है। उसमें आपका स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी वगैरह ने कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो इस बार कुछ ना कुछ हल्का फुल्का हुआ है डेफिनेटली, बट मोस्टली एस्टिमेट्स का तो ये कहना है कि भाई कम से कम आपको जो है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की रिक्वायरमेंट है, बट इतना पैसा तो ना तो उनके पास है ना वो देंगे। तो ये जो है कुछ ना कुछ मिलके यहाँ पे बात इन्होंने बेसिकली बनाई है। लॉस एंड डैमेज फंड को क्रिएट किया गया है इजिप्ट के अंदर, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो छोटी मोटी चीजें हम लोग बाद में शो करते रहेंगे। एक प्रोग्राम है जो लॉन्च हुआ है इस बार, उसे कहते हैं मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल में आपको जाननी है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस लिंक के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, ये पीडीएफ आपको मिलेगा। तो ये जो लिंक है क्लिक करोगे तो आप यूनाइटेड नेशन वाली और यूएफसीसीसी वाली वेबसाइट पे पहुंच जाओगे और वहां से जाके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक है एक और। कहता है भैया स्टेट्स चेक वेरीफाई डेटा ऑफ पीएम किसान बेनिफिशियरी, मिनिस्ट्री ने कहा है। क्या मामला है आपको बताता चलता हूं। देखिए आपको पहले ये पता होना चाहिए इसके लिए कि किसान सम्मान निधि होता क्या है, ठीक है। ये प्रोग्राम 2019 में चलाया गया था, आपको इसके बारे में अच्छे से पता है। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि इसमें स्टेट्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। स्टेट का सिर्फ कंट्रीब्यूशन एक होता है कि जो बेनिफिशियरीज होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने की जो जिम्मेदारी होती है वो स्टेट्स की होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। एक बार जब बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई हो जाते हैं वो लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है और उन किसानों के खाते में बैंक अकाउंट में सरकार हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट 6,000 रुपए जो है वो जमा करवाती है, राइट। और ये जो 6,000 रुपए हैं वो 3 अलग अलग इक्वल इंस्टॉलमेंट में जाता है, मतलब हर 4 महीने के बाद किसान के अकाउंट में 2,000 रुपए आते हैं। आई नो दिस वेरी वेल, क्योंकि मेरे फादर साहब उनके अकाउंट में भी ये पैसा आता है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत ये किया जाता है। इनिशियली जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए किया गया था जिनके पास जो है 2 हेक्टेयर से कम की जमीन होती है। बाद में इसको सभी के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। तो 100% फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर इसको किया जाता है। तो इसमें किसानों का आधार कार्ड वगैरह, उनका पैन नंबर वगैरह वो सब किया जाता है, ठीक है। शुरुआत में इसमें आसाम, मेघालय, जम्मू कश्मीर और लद्दाख नहीं थे, अब बाद में इसको उनको भी ऐड कर दिया गया है। अब ये जो स्कीम जब शुरुआत में लॉन्च हुई थी इसमें ज्यादा किसान नहीं थे, धीरे धीरे इसमें किसान जो है और ज्यादा ऐड होते गए। शुरुआत में इसमें जो है 3.5 करोड़ के लगभग थे, बाद में 7.65 करोड़ हो गए, फिर 8.2 करोड़ हो गए, फिर 9.2 करोड़ हो गए, अभी जो है 10 करोड़ के लगभग पहुंच गए थे लास्ट ईयर। पर इस बार अचानक से किसानों की संख्या 10 करोड़ से घट के सिर्फ 3 करोड़ रह गई, 67% का डिक्लाइन हो गया। अब क्यों हुआ? जब ये सरकार से पूछा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे मिनिस्टर साहब से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से पूछा गया कि सब ये क्या हुआ, 10 करोड़ से अचानक से 3 करोड़ कैसे हो गए, बताइए। उन्होंने कहा कि देखो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमें जो बेनिफिशियरीज की लिस्ट आती है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आती है। तो जो स्टेट हमें लिस्ट देता है हम उसमें ट्रांसफर करवा देते हैं, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। अब ये स्टेट गवर्नमेंट से पूछा गया तो उन्होंने कुछ खास जवाब यहाँ पे दिया नहीं। उनका कहना है कि भाई हम तो लिस्ट अपडेट कर रहे हैं, लेट्स सी। अरे अपडेट करना ही क्या है, जो 10 करोड़ थे वो तो 10 करोड़ रहेंगे ही ना, उसमें माइनस थोड़ी ना होंगे। अब वो एकदम से कोई वो किसान तो किसान ही रहेगा, राइट। तो ये थोड़ा गड़बड़ हुआ है यहाँ पे कुछ ना कुछ, देखते हैं आगे इसमें क्या रहेगा। इस टॉपिक को हम लोग आगे डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे, अगर फ्यूचर में आता है तो ऑफ कोर्स आएगा भी। चलिए एक अगला टॉपिक है हमारे पास, अच्छा टॉपिक है ये भी। CII बैट्स फॉर द लोअर इनकम टैक्स रेट्स, GST कट फॉर द व्हाइट गुड, ठीक है। देखिए हमारे पास जो अपने पास कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, बेसिकली इसमें बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री, उनके डेलीगेशंस होते हैं, वो लोग बैठते हैं, उनके एक बैठक टाइप का है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का है। तो इन्होंने जो है सरकार से ये कहा कि भाई साहब 2023-2024 में बजट में कुछ चेंजेस किए जाएं। क्या चेंजेस किए जाएं? एक तो इनकम टैक्स की जो रेट है उसको आप रिड्यूस करिए। इनकम टैक्स तो समझते हो ना, जिसकी इनकम एक प्रॉपर थ्रेशोल्ड से ज्यादा होती है, लिमिट से ज्यादा होती है, उनके ऊपर सरकार पर्सनल इनकम टैक्स लेती है।
देखिए लिमिट यहाँ पे कौन कौन सी होती है आप क्लियरली देख सकते हो। बेसिकली 5 लाख तक की अगर आपके पास सालाना इनकम होती है उसके ऊपर यूजुअली कोई टैक्स नहीं होता, ये छूट जाता है। 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम होती है तो 10% का इनकम टैक्स आपसे लिया जाता है। 7.5 लाख से 10 लाख तक जो है 15% है। 10 से जो है 12.5 लाख के बीच में जो है वो 20% का इनकम टैक्स होता है। 12.5 से लेके 15 लाख अगर आपकी सालाना एनुअल इनकम है तो 25%, और 15 लाख से अगर ज्यादा है तो 30% का आपसे इनकम टैक्स लिया जाता है। चलिए यहाँ पे आपसे सवाल पूछता हूं, अगर आपके इकोनॉमी थोड़ा बहुत आपने कवर किया हुआ है तो अब ये बताइए, मान लो मेरी इनकम जो है 20 लाख रुपीज पर एनम है, ठीक है, तो मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको सुन के बड़ा आसान लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन इतना आसान है नहीं क्योंकि इसके अंदर काफी इश्यूज हैं, ठीक है। तो बताइए कितना होगा टैक्स कटेगा मेरा। तो एक तो उन्होंने ये कहा कि भैया पर्सनल इनकम टैक्स को थोड़ा कम किया जाए, ठीक है, ये बहुत ज्यादा है। दूसरा, जो 28% जीएसटी रेट है, ठीक है, इसको कई सारी चीजों से खत्म कर दिया जाए। तीसरा उन्होंने क्या कहा, जो हिंटरलैंड है, इंडिया के जो इंटीरियर एरियाज हैं, वहां पे जॉब क्रिएट की जाए। देखिए शहरों वहरों में तो फिर भी जॉब क्रिएट हो जाती है, मोस्टली जो इंडस्ट्री आती है वो भी शहरों में आती है। हिंटरलैंड में बेचारों के पास, लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो एक तो वहां पे जॉब क्रिएट की जाए। दूसरी बात, कुछ आदमी जैसे जो इकोनॉमिकल फ्रॉड करते हैं, कोई टैक्स फ्रॉड किसी ने कर दिया या कुछ भी हो गया, तो ऐसे लोगों को अरेस्ट और डिटेंशन ना किया जाए जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता है कि इन्होंने ही वो कांड किया है, तब तक उनको अरेस्ट ना किया जाए। होता क्या है ना, आदमी थोड़ा बहुत फ्रॉड कर लेता है, मान लो किसी के ऊपर शक है सरकार को, सरकार उसको जो है पुलिस वाले अरेस्ट करके ले जाते हैं, उसको डिटेंशन कर देते हैं, तो जिसकी वजह से जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके बीच में डर का माहौल बना रहता है ना, और वो रिस्क नहीं ले पाते। देखिए आप भैया, बिजनेस तो सारा रिस्क के ऊपर चलता है ना, जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतनी ज्यादा आपकी आमदनी होगी, उतना प्रॉफिट आपको मिलता है। और रिस्क अगर आप लेते हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जब तक बियॉन्ड डाउट ना हो तो किसी को अरेस्ट ना किया जाए, उन्होंने एक चीज बोली है। दूसरा, एक दो चीज उन्होंने और कही है कि जो हमारा इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, ठीक है, और जो एक्सपोर्ट ड्यूटी हैं, उनको इस तरह से लगाया जाए, कम या ज्यादा किया जाए कि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट के साथ कॉम्पीट कर सकें। बहुत ज्यादा सरकार जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी ना लगाए, ताकि इंडिया का जो सामान है वो विदेशों में जाके कम्पीट कर सके। तो ये कुछ कुछ सजेशन इन्होंने दिया है, बट इसके पीछे कारण क्या है, क्यों उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स को कम कर दिया जाए? देखिए, जब इनकम टैक्स लगता है आपके ऊपर तो आपकी इनकम का आप एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सरकार के पास चला जाता है, जिससे आपके पास डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है ना। तो क्योंकि आपकी पास डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से आप खर्चा नहीं कर पाते हो। तो इन्होंने कहा कि अगर इनकम टैक्स कम होगा तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा बचने लगेगा, है ना। मान लो 100 रुपए आपकी इनकम है और 100 रुपए में से मान लो 20 रुपए सरकार ने टैक्स ले लिया, तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम कितना बचा? ओनली 80 रुपीज। अगर आपके पास 80 रुपए है तो आप 80 रुपए के हिसाब से खर्चा करोगे। लेकिन अगर टैक्स मान लो 10 रुपए है, आपके पास डिस्पोजेबल इनकम कितना बचा? 90 रुपीज। आपके पास 90 रुपये आएगा, या तो आप इसको बैंक में जाके सेव करोगे या आप इसको ज्यादा कंज्यूम करोगे, सामान खरीदोगे, जिसमें दोनों में इकोनॉमी का फायदा होता है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि भैया डिमांड बढ़ेगी, हाउस होल्ड की जो स्पेंडिंग पावर है वो इंक्रीज होगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, है ना। जब लोगों के पास पैसा आएगा तो इन्वेस्टमेंट भी डेफिनेटली बढ़ेगा। तो इन्होंने ये कहा है कि जो सरकारी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, नो डाउट सरकारी इन्वेस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बट गवर्नमेंट स्पेंडिंग की लिमिटेशन होती है। प्राइवेट स्पेंडिंग को यहाँ पे इंक्रीज करने की जरूरत है, प्राइवेट स्पेंडिंग, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आने वाला समय प्राइवेट सेक्टर का ही है, गवर्नमेंट सेक्टर का आने वाला समय नहीं है ना। चलिए, चार्टिंग द इकोनॉमिक जर्नी अहेड, ये टॉपिक हम लोग करेंगे थोड़ी देर में। इससे पहले एक छोटा सा एडिटोरियल और कर लेते हैं जो कि रिफ्यूजीज के बारे में है, ठीक है। रिफ्यूजी आपको पता ही है कौन होते हैं, है ना, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं रिफ्यूजी बन के, क्योंकि उनकी कंट्री के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्लाइमेट भी हो सकती है, डोमेस्टिक भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है, ठीक है, एथनिक भी हो सकती है। जैसे म्यांमार के अंदर एथनिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्लैश चल रहा है, वायलेंस चल रहा है ना, मिलिट्री भी एक इशू हो सकती है। तो इन्होंने ये कहा कि भाई जो रिफ्यूजीज हैं इनके बारे में वर्ल्ड ओवर और दुनिया ने क्या स्टेप लिए हैं। देखिए, एक प्रोग्राम की बात ये लोग कर रहे हैं, इसे कहा जाता है 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म। ये जो वर्ल्ड ओवर प्रोग्राम है ये 25 नवंबर से शुरू होता है और 10 दिसंबर तक चलता है। 16 डेज तक कंटिन्यूसली चलता है
और 25 तारीख को क्यों क्यों होता है? क्योंकि उस दिन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस होता है। और 10 दिसंबर को क्यों खत्म होता है? क्योंकि उस दिन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे होता है। तो इन 16 डेज के अंदर दुनिया भर में प्रोग्राम्स किए जाते हैं ह्यूमन राइट्स को लेके, रिफ्यूजी राइट्स को लेके, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन को लेके, ठीक है। तो इसलिए इसको कंडक्ट किया जाता है। अब इसमें इंडिया ने अभी तक रिफ्यूजीज वाले मामले में कैसा परफॉर्म किया है? दुनिया रिफ्यूजीज वाले मामले में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर माना जाता है। हालांकि हम एक बहुत अच्छी डेमोक्रेसी हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, और ह्यूमन राइट को हम लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं, वीमेन राइट को रिस्पेक्ट भी करते हैं। इंडिया जो है दुनिया का ऐसा पहला कंट्री है जिसने इंडिपेंडेंस के बाद तुरंत वीमेन को जो है वोटिंग राइट प्रोवाइड करवा दिए थे। वेस्टर्न कंट्रीज में वीमेन को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, फाइट करना पड़ा था अपने वोटिंग राइट्स के लिए, लेकिन इंडिया ने उनको यूनिवर्सल फ्रेंचाइज तुरंत के तुरंत दे। इंडिया में कभी सवाल आया ही नहीं है फ्रीडम स्ट्रगल में, कभी ये सवाल हमारे फ्रीडम फाइटर्स के मन में आया ही नहीं कि वीमेन को वोट नहीं देना चाहिए। ये शुरुआत से ही हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट था कि वीमेन को वोट देना है तो देना है। तो ये कहीं ना कहीं एक ह्यूमन राइट्स का ही तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना कहीं हम लोग वीमेन राइट को ही तो यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना। तो एक तो बड़ी बात ये है, जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट डिक्लेयर किया गया था तो इंडिया वाज वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। उसके अलावा और भी कई सारी कन्वेंशन हुई जिसे हम लोग जैसे CEDAW कहा जाता है, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। इसमें भी इंडिया ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट यहाँ पे किया था, ठीक है। चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे साइंस हो, बिजनेस हो, मेडिसिन हो, इंडिया में वीमेन बढ़ चढ़ के पार्ट करती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिसमें हम जब ग्लास सीलिंग की बात करते हैं वो भी इंडिया के अंदर ब्रेक हुआ है। जैसे आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, मिलिट्री में, एयर फोर्स में, नेवी में वीमेन जो है अभी आगे आ रही हैं, सामने आ रही हैं, और जो बैरियर थे वीमेन के लिए उसको भी तोड़ा गया है, राइट, परमानेंट कमीशन में और वो सब चीजें। तो बहुत कुछ हमारे यहाँ पे किया गया है, बहुत सारी स्कीम चलाई गई हैं वीमेन को, एंटरप्रेन्योर्स को लेके। हमारे यहाँ पे स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई हैं। उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति फॉर न्यू इंडिया कैंपेन, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पे वीमेन के लिए डेफिनेटली की गई हैं। रिफ्यूजीज के लिए क्या किया गया है? देखिए, इंडिया में इस समय जो है 2 लाख प्लस जो है रिफ्यूजीज हैं, जिनमें से ऑफ कोर्स आधी के लगभग वीमेन हैं। उनके लिए भी इंडिया ने कुछ स्टेप यहाँ पे लिए हैं, खासकर ऐसे रिफ्यूजीज, वीमेन रिफ्यूजी जो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। उनको आधार कार्ड दिए गए हैं, उनको पैन कार्ड दिए गए हैं, उनको बैंक अकाउंट ओपन करवाए गए हैं ताकि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन उनका हो सके। अनफॉर्चुनेटली जो वीमेन अफगानिस्तान से आई हैं, म्यांमार से आई हैं या बांग्लादेश वगैरह से आई हैं, उनको अभी तक बैंक अकाउंट यहाँ पे ओपन नहीं हुए हैं, उनको प्रॉपर आधार कार्ड भी नहीं दिए गए हैं और पैन कार्ड भी नहीं दिए गए हैं। उसकी वजह से वो वेलफेयर स्कीम्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं। ये थोड़ी सी एक ऐसा इशू है जिसपे हमें काम करने की जरूरत है। बाकी तो हमारे यहाँ पे बहुत जबरदस्त काम किए गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। कितने सारे रिफ्यूजीज ऐसे हैं जो म्यांमार से आए थे और इंडिया ने उनके लिए बहुत अच्छा काम किया, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन भी हो रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं। बट अभी भी कुछ कुछ जो है रिफ्यूजीज वाले मामले में इंडिया को काम करने की जरूरत है। बेसिकली वो इस पूरे आर्टिकल के अंदर कहा गया है। अब बढ़ते हैं भैया आज के स्टार एडिटोरियल के ऊपर, और लिखने वाले देखे कौन है? मिस्टर सी रंगाराजन जी हैं, और फॉर्मर चेयरमैन इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल के, और RBI के गवर्नर भी रहे हैं। तो भैया इतना बड़ा आदमी अगर कोई आर्टिकल लिखता है हमारे लिए तो हमारी तो क्या हिम्मत है हम उसको ना पढ़ें। और रंगाराजन जी एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही पढ़े लिखे समझदार हैं, दुनिया भर में इनकी बहुत रिस्पेक्ट है, और ये फैक्ट के ऊपर चलते हैं, फैक्ट पे बात करते हैं, ठीक है। कोई पॉलिटिक्स नहीं खेलते, कुछ नहीं करते हैं, बहुत फैक्ट पे बात करते हैं। तो आज फैक्ट पे ही पूरी बात होगी और अच्छी बात होगी, बढ़िया बात होगी। तो रंगाराजन जी ने ना कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे की हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में उन्होंने ये कहा है कि भैया इंडिया 2022 में जहां पे स्टैंड करता है, इंडिया अगले 25 सालों में कहां पे स्टैंड करेगा। 25 साल मतलब समझ रहे हो ना, 2047 की हम लोग बात कर रहे हैं, जब इंडिया को 100 ईयर्स हो जाएंगे इंडिपेंडेंस की। सरकार चाहती है कि 2047 तक हम लोग डेवलप्ड कंट्री बन जाएं। डेवलप्ड कंट्री का मतलब ये है कि क्या इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2047 में, 2047 में क्या वो $13,000 हो जाएगी? क्योंकि इस समय हमारी जो पर कैपिटा इनकम है $2,000 के आसपास है, ठीक है, जो कि काफी कम है। तो क्या 13,000, 14,000, 15,000 हो जाएगी? ये बिल्कुल मिनिमम सा क्राइटेरिया होता है एक हाई इनकम कंट्री के लिए। हाँ, अगर आप USA, UK इनकी बात करो तो यहाँ पे तो 50,000 प्लस है पर कैपिटा इनकम। उतनी नहीं बोल रहे हैं हम तो बस 13, 14, 15 की बात कर रहे हैं। तो क्या इंडिया वो कर सकता है? क्या इंडिया वो कर सकता है? उसके अलावा
क्या दुनिया भर में जो इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले समय में, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर या दुनिया की चीजें चल रही हैं, क्या इंडिया अपने आप को उस चीज से अलग कर पाएगा? फिलहाल तो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस होता है तो इंडिया के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ऑयल एक ऐसी चीज है जो हम लोग दुनिया भर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो क्या इंडिया आने वाले समय में इस तरह की जो इंटरनेशनल शॉक पड़ेंगे, क्या उससे अपने आप को जो है प्रॉपर मेंटेन कर सकता है? वो यहाँ पे बड़ी बात है। ठीक है, देखिए 1900 से लेकर 1950 जब इंडिया के ऊपर अंग्रेजों का राज हुआ करता था, हमारी जो एनुअल ग्रोथ थी दैट वाज ओनली 0.89%, जो कि बहुत कम थी। उसी दौर में हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी दैट वाज 0.83%। इसका मतलब हमारी जो पर कैपिटा इनकम जो है वो सिर्फ 0.06% की रेट से इंक्रीज हुई थी, जो कि दुनिया में बहुत ही कम था, बहुत कम था। अगर इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनना है 2047 तक, तो इंडिया को कम से कम 7% की ग्रोथ रेट चाहिए अगले 20 सालों में। तो क्या इंडिया वो मेंटेन कर पाएगा कॉन्टिन्यूसली? ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, अगर आपको डेवलप्ड बनना है तो आपको करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इंडिया की इकोनॉमिक जर्नी की बात करें, काफी इंटरेस्टिंग रही है। हम सबको पता है कि वी वर वेरी क्लोज टू रशिया, है ना, हम सोशलिस्ट। भाई हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ऐड किया गया ये वर्ड सोशलिस्ट। तो वी आर नॉट कैपिटलिस्ट कंट्री, वी आर अ सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट। तो इसीलिए वी वर मच क्लोजर टू रशिया। तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे पॉलिसी बनाई, राइट। जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में और 1950s में जब हम लोगों ने इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना स्टार्ट किया, तो हमारा मेन मकसद क्या था? एक्चुअली उस समय इतना अंधेरा था ना चारों तरफ, इंडिया के चारों तरफ, हमें एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी मिल ही नहीं पा रही थी। अगर आप इंडिया के 5 ईयर प्लान पढ़ोगे तो आपको साफ साफ समझ में आएगा, हर 5 ईयर प्लान में हमारा फोकस जो है वो चेंज हो जाता था। कभी एग्रीकल्चर, कभी हैवी इंडस्ट्री, कभी सेल्फ सफिशिएंसी, कभी स्मॉल इंडस्ट्री, कभी टेक्सटाइल, है ना। क्योंकि वी वर वेरी कंफ्यूज्ड, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो थे नहीं, डॉलर तो हमारे पास था नहीं, एक्सपर्टीज भी हमारे पास नहीं था, वी वर द वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमारी स्ट्रेटेजी घूम रही थी, है ना। अगली स्ट्रेटेजी हमारी क्या थी? रेजिंग द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट रेट, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ, सेविंग को बढ़ाओ। पहली स्ट्रेटेजी हमारी ये थी। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या थी कि भैया स्टेट इंटरवेंशन, मतलब हर चीज जो है वो सरकारी होगी, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा स्कोप यहाँ पे नहीं था, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता था कि प्राइवेट, देखिए वैसे भी प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी कैपेसिटी थी नहीं, है ना। सरकार हर चीज के ऊपर कंट्रोल किया करती थी, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा ही होता है। तो दूसरी स्ट्रेटेजी हमारी ये थी। तीसरी स्ट्रेटेजी थी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इंपोर्ट के ऊपर कम से कम डिपेंड करो। ये 3 स्ट्रेटेजी थी। और चौथी स्ट्रेटेजी क्या थी? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ द कैपिटल गुड्स, जो बड़ी बड़े गुड्स होते थे स्टील आयरन वगैरह, उसको डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करो। ये 4 स्ट्रेटेजी हम लोगों ने अपनाई थी। अलग अलग स्ट्रेटेजी हैं, सबका अलग अलग इंपैक्ट है। इसी वजह से देयर वाज नो क्लियर मॉडल। उसमें समस्या ये हुई, हम लोग 1950s की बात कर रहे हैं, अगले 20 सालों तक हम लोगों ने इन स्ट्रेटेजी को अपनाया, और 1970s में जाके हम लोगों ने रियलाइज किया कि यार ये चीजें सक्सेसफुल हो ही नहीं रही हैं। जिंदगी क्या है? नए नए एक्सपेरिमेंट करने का ही तो नाम है। आप एक्सपेरिमेंट करते हो, किसी में सक्सेसफुल मिलते हैं, किसी में नहीं मिलती है, अब नई चीजें ट्राई करते हो। तो इंडिया ने 20 सालों में बहुत कुछ ट्राई किया। 1970 में हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, अब चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, अभी चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं। याद रखो, यही वो 1970 का समय था जब चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था। उससे पहले चाइना वाज क्लोज्ड इकोनॉमी। तो इंडिया में भी उस समय नए नए चेंजेस होने शुरुआत हुए। 1970 से लेके 1990 के बीच में जो चेंजेस एक्चुअली होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, चीजें जो है बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही थी। बट फाइनली बताऊंगा आपको 1970 के बाद क्या हुआ। बट फाइनली 1991 के अंदर जब इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया, तो सरकार ने यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा चेंजेस किए अचानक से। क्या क्या चेंजेस किए? 3 चेंज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। पहला तो यह था कि भाई जो लाइसेंस राज था उसको खत्म करो, इसकी वजह से भयंकर करप्शन होता था, भयंकर ब्यूरोक्रेसी की वजह से। दूसरा, स्टेट के रोल को रीडिफाइन किया गया और प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे इनवाइट किया गया। तो प्राइवेट सेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल हो गया। इसके बाद से गवर्नमेंट सेक्टर का रोल कम होना शुरू हो गया, जो आज भी चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर ग्रो कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर जो है धीरे धीरे डाउन जा रहा है। तीसरी बात, इंडिया की जो इनवर्ड लुकिंग अप्रोच थी उसको खत्म कर दिया गया। मतलब हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया, एफडीआई को इनवाइट किया गया, दुनिया भर की कंपनी इंडिया के अंदर आई, इन्वेस्टमेंट किया। ये 3 चीजें हम लोगों ने 1991 के बाद किया। ये तो हो गई हमारी पॉलिसी की बात। अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें तो इंडिया में वो कैसे चली है ग्रोथ, देखिए
1970 तक हमारे यहाँ पे जो ग्रोथ थी वो 3.6% थी। अगर उसे पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो पर कैपिटा इनकम हमारी कंट्री में 1.4% से इंक्रीज हो रही थी, जो कि बहुत कम है, जो कि बहुत कम है। बट 1970s तक क्या हुआ इंडिया में, हमारा जो लिटरेसी रेट है और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अच्छा खासा इंप्रूव हो गया था। फिर बाद में देखिए 1970s तक तो क्या होता था, इंडिया फूड ग्रेन के लिए इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता था। फिर बाद में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो हम लोग आत्मनिर्भर हो गए फूड वाले केस में। फिर क्या हुआ, इंडिया ने जो है स्टील और हैवी जो मशीनरी है उसको बनाना शुरू किया। देखिए बेल गेल सेल, जो छोटा नागपुर प्लेटो में इतनी सारी हैवी इंडस्ट्री होती है, तो वी वर डूइंग वेरी गुड। बट अगर हम लोग दूसरी कंट्री से कंपेयर करें, एशियन कंट्री से, जैसे हम लोग सिंगापुर से, साउथ कोरिया से, उनसे कंपेयर करें तो इंडिया अभी भी काफी पुअरली परफॉर्म कर रहा था। हालांकि इंडिपेंडेंस से तो हम लोग काफी इंप्रूव हो गए थे। देखिए 1980s में इंडिया की जो इकोनॉमी की ग्रोथ थी वो थी 5.6%, 5.6%। बट इसका हमें कोई ज्यादा बेनिफिट हुआ नहीं, क्योंकि उस समय इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा था, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते थे, एक्सपोर्ट कम करते थे। फिर चलते हैं आगे वाला दौर, जब इंडिया की इकोनॉमी ने ओपन कर दिया 1990 से लेके 2000, इन 10 सालों में हमारी जो जीडीपी है वो 6.2% से ग्रोथ हुई। देखिए 5.6 से 6.2, तो इंप्रूवमेंट तो हुआ है। लेकिन एकदम जब आप इकोनॉमी ओपन करते हो तो अचानक से उसका इंपैक्ट नजर नहीं आता है, धीरे 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 इंपैक्ट नजर आता है। अगर आप 2001 और 2012-13 के बारे में बात करें, 10-12 सालों में क्या हुआ, इंडिया के जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7.54% बढ़ गई 2001 से लेकर 2013 के बीच में, जो कि अभी तक की इंडिया की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ मानी जाती है। 7.4% ग्रोथ लगातार। और ये वो दौर था जब इंडिया में मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी से बाहर आ गई, ये वो दौर था। उसके बाद 2013-14 से लेकर 2019-20 के बीच में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रही है वो रही है 6.7%। ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं कहेंगे, बट यस ठीक ठाक सी ही है। 7% के लगभग जो ग्रोथ होती है वो ठीक ठाक मानी जाती है। जो बेस्ट परफॉर्मिंग रहे हैं इंडिया की हिस्ट्री में वो रहे हैं 2005-6 से लेकर 2010-11 के बीच में, जब इंडिया ने 8.8% की ग्रोथ से जीडीपी ग्रोथ किया। और ये कोई इनके पर्सनल आंकड़े नहीं हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं, विच इज 8.8%। हालांकि वो पूरा दौर ही बूम का समय था। और एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली बात है, 2008 के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था वर्ल्ड ओवर, उसमें भी इंडिया ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था। 2010-11 के बाद में चीजें जो है वो खराब होनी हमारे यहाँ पे शुरू हो गई थी, जो कि अभी तक लगभग चल ही रही हैं, क्योंकि एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गया था उस समय। एनपीए बढ़ना शुरू हुआ, प्रोजेक्ट जो है वो स्टॉल हो गए, पॉलिटिकल क्राइसिस भी आ गए, कितने सारे करप्शन केस इंडिया में आए, 2G घोटाला, ये दुनिया भर के कोलगेट एंड ऑल दैट। उसके बाद इंडिया में जो है ग्रोथ होनी कम स्टार्ट हो गई। ठीक है, 2007-8 में हमारा जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो 40% के लगभग था, और इस समय हमारा जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो 31-32% के लगभग चल रहा है। तो उसको जो है हम लोगों को 39% तक लेके जाना है। तो ये कुछ कुछ चीजें जो है उस समय यहाँ पे बढ़ रही थी। खैर, तो अभी जो 2019-20 की बात करें तो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो ओनली 3.7% है, बिकॉज ऑफ द कोविड। ठीक है, काफी हालत खराब हो गई। फिर रशिया यूक्रेन वाला क्राइसिस चल रहा है, वो तो है ही। डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो चीजें खराब हुई थी वो आज तक प्रॉपरली इंप्रूव नहीं हो रही हैं। आरबीआई का आंकड़ा ये कहता है कि 2035 से पहले जो है हम लोग प्रॉपर रिकवरी नहीं कर पाएंगे, जो डीमोनेटाइजेशन से हुआ और जो कोविड की वजह से हुआ, तो उसका नुकसान डेफिनेटली इंडिया अब तक भुगत ही रहा है। खैर, लेट्स सी आगे क्या इंप्रूव होगी। तो रंगाराजन जी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उनका तो सीधा कहना है कि भैया अगर पर कैपिटा इनकम आपको बढ़ानी है, अगर आपको इंडिया का डेवलप्ड कंट्री बढ़ानी है, तो कम से कम हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो 7% प्लस होनी चाहिए। कैसे होगी? पहली बात, हमारा जो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है उसको बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है, मतलब अपनी इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करने की रिक्वायरमेंट है। अपनी जो मशीनरी है, लेटेस्ट मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट रेट को बढ़ाने की यहाँ पे जरूरत है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा बढ़ाइए, तब आपकी जीडीपी जो है वो ग्रोथ इंप्रूव होगा। फिस्कल सिस्टम को इंप्रूव करिए, अपने बैंकिंग सिस्टम को इंप्रूव करिए, टैक्सेशन सिस्टम को इंप्रूव करिए, टैक्स कलेक्शन को इंप्रूव करिए, जीएसटी को स्मूथ लाइन करिए। ये कुछ कुछ चीजें आप डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हो। प्राइस स्टेबिलिटी की भी आपको रिक्वायरमेंट है, मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन के अंदर फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। रुपी डॉलर की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो,
जो इंडिया ऑफ कोर्स अच्छे खासे तरीके से कर भी रहा है। एक्सपोर्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे सेक्टर पे फोकस करो जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी स्ट्रॉन्ग करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अभी तक तो चाइना डोमिनेट करता है, बट इंडिया ऑल्सो नीड्स टू इन्वेस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो दीज आर सम ऑफ द सजेशंस व्हिच आर गिवन, बट अलोंग विद दीज सजेशंस सोशल सेफ्टी नेट को भी इंप्रूव करने की जरूरत है, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, वीमेन हो गया, दीज आर द सोशल सेफ्टी नेट्स, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया, आप इनको भी इंप्रूव करिए। ये सारी चीजें जब मिलके हम लोग इंडिया करेंगे तो डेफिनेटली हमारा ग्रोथ रेट 7% प्लस रहेगा फॉर नेक्स्ट 20-25 ईयर्स, एंड दिस इज हाउ इंडिया कैन बिकम अ डेवलप्ड कंट्री टिल 2047 बाय 2047। सो दिस इज एक्चुअली आवर टारगेट कि 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो हम लोग, आप लोग तब तो लगभग बुजुर्ग हो चुके होंगे भैया, तो आने वाली जो जनरेशन है हमारी, आएगी जो जनरेशन, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लिव इन अ डेवलप्ड कंट्री। लेट्स होप इट हैपेंस, लेट्स होप कि हम लोग, हमारा भारत जो देश है हमारा हिंदुस्तान, वो 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बने, और उस समय हमारे कोई भी प्राइम मिनिस्टर होंगे, नए प्राइम मिनिस्टर कोई भी होंगे, और आप में से भी कोई हो सकता है, और जब आप लोग इंडिया गेट से रेड फोर्ट से भाषण देंगे 2047 में, तो लेट्स होप कि वो एक डेवलप्ड कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, एक डेवलपिंग और पुअर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नहीं होने चाहिए। और उसके लिए हम सभी को कंट्रीब्यूट करना है, आपको, मुझे, सभी को कंट्रीब्यूट करना है। तो जहां पे भी हम लोग हैं, ऑनेस्टी से काम करें, ठीक है, और अपना कंट्रीब्यूशन करें सोसाइटी में, जैसे पिछली जनरेशन ने किया है, अभी हमारी बारी है, हर जनरेशन ऐसा ही करती है। चलिए, तो दिस वाज ऑल फॉर द डे दोस्तों। सीखते रहो नई नई चीजें, हमारे साथ बने रहो, क्योंकि प्रोग्रेस जरूरी है, चाहे थोड़ी भी क्यों ना हो। स्लो प्रोग्रेस इज ऑलवेज बेटर देन नो प्रोग्रेस, है ना। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रोज सीखिए, ठीक है। किसी दिन चीज आपको आसान लगेगी, किसी दिन आपको चीजें डिफिकल्ट लग सकती हैं, बट कुछ ना कुछ तो सीखोगे ना। एनालिसिस रोज देखा करो, रोज पढ़ा करो, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगा। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करें, जिसको एडमिशन लेना है फाउंडेशन कोर्स में तो वो डेफिनेटली ले सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।